आप सभी का सादर अभिवादन। आज हम एक ऐसी विलक्षण कलाकार के बारे में बात करेंगे जो इस दुनिया में अपनी नृत्य भाषा, भावाभिनय, विचार, चिंतन और नवाचार का अद्वितीय उदाहरण है। वे एक ऐसी गुणी नृत्यांगना है जिनकी जमीन परंपरा पर होते हुए उसका सृजनात्मक अतिक्रमण करती है। यह उनकी दीर्घ व्यावहारिक और अकादमिक शिक्षा का परिणाम है। उन्होंने अपना मुहावरा स्वयं रचा है। उनकी गुरु है उनकी सासू माँ गुरु रोहिणी भाटे। वे शख्सियत है गुरु शमा भाटे जो आज हमारे साथ उपस्थित हैं। शमा जी, आपका स्वागत है। चित्रा जी नमस्कार। पहले तो मैं आपको बहुत बधाई देना चाहती हूँ, अभिनंदन करना चाहती हूँ कि आपने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया। इस वजह से तमाम जितने भी कथक के स्टूडेंट्स हैं सबको सीनियरों के, गुरुओं के विचार, उनकी सोच, उनका एक्सपीरियंस सुनने देखने का मौका मिल रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई और नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया शमा जी, आपने आज हमारे साथ उपस्थित होकर इस मंच का सम्मान बढ़ाया। शमा भाटे जी की गुरु रोहिणी भाटे उनकी रोल मॉडल भी हैं। साथ ही पंडित मोहन राव कल्याणपुरकर एवं पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज भी उनके पूरे नृत्य जीवन में प्रभावी रहे हैं। ताल और लय के गुण उन्होंने पंडित सुरेश तलवरकर जी से ग्रहण किए। उनकी समझ कथक के लिए आधुनिक और प्रगतिशील है। वे कथक को महासागर मानती है और परंपरा एक बहता हुआ दरिया है। यह सीमातीत है, इसे बांधा नहीं जा सकता। उन्होंने पहल परंपरा में रहते हुए कई नवाचार किए। उदाहरण बतौर कथक में अप्रचलित और अस्वीकृत बंदिशों को कथक के साथ जोड़कर उन्होंने संरचनाएं की और ये सभी संरचनाएं मोहन राव कल्याणपुरकर जी एवं पंडित बिरजू महाराज की स्वीकृति के उपरांत प्रस्तुत की गई। यह उनका अभूतपूर्व काम माना जाता है। वे ऑडियो डिजाइन को दृश्य प्रस्तुति में बदलने वाली अनूठी कलाकार हैं। इसके अलावा साहित्य और नाटक के तथ्यों को कथक के साथ जोड़कर उन्होंने नवाचार किए। इन्होंने काल की विभिन्न गणनाओं और लय के विभिन्न रूपाकारों के साथ नवीन साहचर्य स्थापित किया। शमा भाटे कुशल नृत्यांगना के अलावा चिंतक, लेखक, कोरियोग्राफर और देश विदेश में कथक के विकास के लिए अनेक संस्थाओं से जुड़ी है। उनकी अपनी संस्था नादरूप शिक्षा का आधुनिक केंद्र है, जहां आधुनिक और प्रगतिशील शिक्षा का एक गहरा रिश्ता है। यहाँ पर रूपबंद समारोह और संस्मरण के अद्भुत आयोजन समय समय पर आयोजित होते रहते हैं। दशक से ज़्यादा के लंबे सफ़र में उन्होंने तालों, तरानों और धुरियों पर कई नवाचार किए।
उदाहरण के लिए एक उनकी संरचना त्रिशूल में उन्होंने तालों की आवृत्ति 9, 10 और 11 की बीट्स पर की। उनकी प्रमुख संरचनाओं में अतीत की परछाई, संवाद, चला वाही देश, जिसे लता मंगेशकर जी द्वारा गाया गया है, तथा लय सोपान जैसी अनेक रचनाएं को बहुत प्रशंसा और सम्मान मिला। उनकी दृष्टि कलाओं के अंतर संबंध में बहुत व्यापक है। जर्मन कवि ग्योथे और फ्रेंच कवि बॉदलियर की रचनाओं तथा रजा की पेंटिंग पर शमा जी ने नृत्य संरचनाएं की। ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त व्रत फिल्म लमोंद ड्यू साइलेंस के हिस्सों को नृत्य के साथ शमा भाटे ने जोड़कर नृत्य और मंच के स्पेस को एक नया रूप दिया। अपने इस लंबे अवदान के लिए शमा जी को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार, रोहिणी भाटे पुरस्कार, कुंदन लाल गंगानी सम्मान एवं कलानिधि तथा अनेक पुरस्कार। शमा ताई, आज हम सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि कथक के साथ आपका नाता किस तरीके से जुड़ा, आपका पहला राग उसके साथ किस तरीके से बना और वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनता गया, तो उसके पीछे की कोई कथा है जो आप हमारे साथ साझा कीजिए। मेरी शुरुआत और लोगों के जैसे ही हुई। असल में जब मैं 7-8 साल की बच्ची थी और मेरे पिताजी और माताजी ने ये सोचा कि मुझे कुछ एक तो भारतीय कला सिखाना ज़रूरी है। उस वक़्त सब जगह ऐसे माहौल था। मेरा 1950 का जन्म है। सब लोग ये सोचते थे, इंडिपेंडेंस मिल गया था, सब लोग सोचते थे कि कुछ तो भारतीय जो अपनी परंपरा है उससे हर किसी को अवगत कराना है। तो मुझे मेरे माँ जी ने और पिताजी ने रोहिणी जी के क्लास में दाखिल कर दिया। सबसे बड़ी सौभाग्य की बात तो ये है कि मैं रोहिणी जी के यहाँ सीधे पहुँच गई, नहीं तो आपको मालूम है सही गुरु मिलना कितनी मुश्किल बात होती है। तो इस मामले में मैं बड़ी लकी रही। मैं सीधे रोहिणी जी के यहाँ चली गई और उनको देख के, उनका जिसको परसोना कहते हैं, उनको देख के, उनके इर्द गिर्द रह के मेरी कथक नृत्य की रुचि दिन ब दिन बढ़ती गई। एक ही हमारा छोटा सा गोल था कि उनके जैसे नाचना आना चाहिए। ये तो बहुत मामूली सी बात थी हमारे लिए। हम लोग को चाहिए था कि उनके जैसे बात करे, उनके जैसे दिखे, उनके जैसे गाना गाए। हालांकि वो कभी हासिल नहीं हुआ, मगर मन तो यही था कि उनके जैसे सब, वो रोल मॉडल थी हम लोग की। तो उनके वो करते करते फिर एक मुकाम पे जाके कथक का, उनकी शिक्षा ऐसे थी कि कथक का महत्व समझ में आता गया और फिर कथक से रुचि ज़्यादा बढ़ गई, या कहिए इक्वली बढ़ गई। तो इस वजह से कथक में अपनी पहचान ढूंढना एक मुकाम पे ये लगने लगा और फिर इसलिए मैं आज दिन तक कथक से ही जुड़ी हुई हूँ।
मैं थोड़ी सी बात रोहिणी जी की तालीम के बारे में ज़रूर करना चाहूँगी। वो एक सर्वोदय जिसको कहते हैं और उदार गुरु थे। उन्होंने कभी भी कहीं भी हाथ में मुट्ठी बंद करके नहीं सिखाया। दोनों हाथ खुले थे, उनका मन खुला था। सब हमारे जो भी उनको मालूम था सब हमें सिखाया भी। जितना भी म्यूज़िक बनता था हमारे सामने बनता था। जितना भी अपने गुरुओं से जो ज्ञान प्राप्त करके वो आती थी, उस ज़माने की बात बता रही हूँ जो जब वो बम्बई जाके लच्छू महाराज जी से सीखती थी। तो पूना में आके हम लोग के सामने उनका रियाज होता था। तो कितनी सारी लच्छू महाराज जी की बातें भी मैंने उनको रियाज करते हुए अपने सामने देखी। तो इस वजह से मेरी तालीम, जिसको टेक्निक बोलते हैं, जिसको विद्या कहते हैं, वो तो हो ही रही थी, मगर उसके साथ साथ रोहिणी जी का चिंतन मनन मुझे हमेशा वो बताती भी थी और संस्कार भी होते थे। सो इस वजह से मेरी कथक में ही मुझे अपनी पहचान ढूंढनी है, मुझे यही करियर करना है, मुझे यही काम करना है, ऐसे एक उम्मीद मेरे अंदर जग गई। और आज दिन तक मैं कथक से ही फिर जुड़ी भी हूँ, क्योंकि उन्हीं के सानिध्य से यह पता चला कि यह महासागर है। जितना भी आप उसके गहराई ढूंढो उतनी गहराई बढ़ती जाएगी। तो ये ख़त्म होने वाली बात। क्षमाताई, आपकी एक विधिवत शिक्षा पंडित सुरेश तलवलकर जी से हुई है। विद्वान कलाकार हैं वो, उनका आपको एक बहुत अच्छा उनके साथ आपका सानिध्य मिला। तो उनके साथ, उनके पास पहुंचने का आपका कोई विशेष कारण, और ये भी हम चाहते हैं कि आप बताएं कि जब आपने अपनी नृत्य की संरचनाएं की, आपके नृत्य पर उसका एक विशेष प्रभाव उनकी शिक्षा का किस तरीके से पड़ा? वो सुरेश जी तो रोहिणी जी के यहाँ आते जाते थे, बहुत आदान प्रदान होता रहता था, लेन देन होती रहती थी। और मैंने कहा मैं वहीं रहती थी दिन रात, तो मेरे सामने ही बहुत सारी बातें हुई। उनका सुरेश जी की म्यूज़िक की एक्सपीरियंस उनका बहुत अच्छा लंबा, और उनका तबला तो वो बजाते ही थे। तो उनकी जो लेन देन होती रहती थी वो उसका मैं साक्षी रही, पहली तो बात ये। और फिर मुझे लगता है कि मुझे बचपन से एक लय ताल का चस्का था। तो मुझे एक ये क्या मैं बताऊं, मुझे एक छोटा सा जैसे छोटी खिड़की मिल गई कि जिसमें मैं अपनी पहचान ढूंढ सकती हूँ। तो मेरा मन किया कि मैं लय ताल सीखूँ, और रोहिणी जी ने भी कहा कि ज़रूर सीखो। और सुरेश जी ने, फिर मैं सुरेश जी के यहाँ लय ताल सीखना मेरा शुरू हुआ। लय ताल सीखना, लय ताल की बहुत सारी कंपोजिशंस मिलना, ये तो आम बात हो गई। इतना उन्होंने म्यूज़िक समझाया। वो सबसे बड़ी अहम बात मैं ये मानती हूँ कि सुरेश जी के यहाँ मुझे म्यूज़िक का पूरा, जैसे कहते हैं कि पूरा साक्षात्कार दर्शन हुआ, क्योंकि वो बड़े बड़े लोगों के पास उनकी तालीम थी। गजानन बुआ जोशी जी, निवृत्ति बुआ जी और मुगबाई कुंडिका, ऐसे बड़े बड़े जिनको हम लोग क्या कहेंगे दिग्गज लोगों के साथ उनके वो गाना बजाना करते थे, बैठते थे, राम नारायण जी। तो इस वजह से एक सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी ये रही कि मैंने बहुत सब वोकलिस्ट्स का गाना बजाना उनकी तरफ से, पहले उनकी तरफ से सुना, और फिर जो उपलब्ध रिकॉर्डिंग थी वो मैं सुनती रही। इसलिए जो नृत्य का गाना बजाना था उसको छोड़ के भी जो क्लासिकल गाना बजाना, जैसे रविशंकर जी और विलायत खां साहब, इनके गाने बजाने के शैली में क्या फ़र्क है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें
सुरेश जी के सानिध्य में मुझे पहली बार सुनने मिली, समझने मिली। और फिर एक वो बात थी कि ये सब मैं अपने नृत्य के साथ कैसे जोड़ सकती हूँ। सोचने में और कर पाने में बहुत अंतर था, मगर एक मैं कहूँगी कि वो ट्रिगर पॉइंट होता है कि वो एक हमेशा खोज रही कि ये जो बातें हैं, इन लोग की जो प्रिंसिपल्स है, इनके गाने बजाने में जो अलग अलग तत्व है, उनको क्या मैं कथक के साथ अपने सोच के साथ जोड़ सकती हूँ। कभी जोड़ पाई, कभी नहीं जोड़ पाई, मगर मन में ये हमेशा दिशा थी। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ, मेरे खां साहब का, मैं उनके एकदम भक्त हूँ, तो उनका रिकॉर्डिंग में दिन रात सुनती थी। और एक भटियार का तराना था, मैंने बहुत कोशिश की, हर 5 साल बाद कोशिश की, मगर अभी तक नहीं लगा कि मैं वो अपने नृत्य में उतार सकती हूँ। तो ऐसे बड़े लोगों का प्रभाव, क्योंकि सुरेश जी के पास सीखने की तालीम मिली, तबले के घराने, गाने के घराने, तो एक घराना दूसरे से अलग क्यों है वो समझना, और वो डेमोन्स्ट्रेशन के साथ समझना। इस वजह से मुझे लगता है कि मेरी समझ में एक अलग किस्म का आयाम जुड़ गया। शमाताई, आप का जो आपको सानिध्य मिला, तो जैसा कि आपने कहा कि रोहिणी जी तो आपकी सासू माँ और आपकी रोल मॉडल भी वही रही हैं, परंतु इसके अलावा आपको सानिध्य मिला पंडित बिरजू महाराज जी, मोहन राव कल्याणपुरकर जी एवं लच्छू महाराज जी जैसे विद्वान गुरु। तो इनके साथ के जो आपके अनुभव हैं और उनका आपके जीवन या नृत्य जीवन पर जो प्रभाव है, वो कृपया आप बताएं। रोल मॉडल तो खैर रोहिणी जी ही थी, मैं कहूँगी, मगर प्रभाव तो बहुत सारों का हुआ। जो सभी के रोल मॉडल कथक के लिए, मैं रोहिणी जी का रोल मॉडल जब कहती हूँ तो मुझे लगता है कि सिर्फ नृत्य में नहीं, पूरे उनका जो उठना बैठना, पहराव, बात करना, सब में उनका चिंतन मनन सोच, सब में वो मुझे हमेशा चाहिए था कि उनके जैसे साड़ी पहनूं, उनके जैसे बाल बनाऊं, वो वगैरह। मगर मैं कथक की बात करती हूँ तो सबके जो इंस्पिरेशन रहे, सबके कथक के भगवान रहे, वो पंडित बिरजू महाराज जी। उनके मैं पूना में उनका नृत्य बहुत सालों से देखने का मौका मुझे मिला, और मैं उनके जो सौंदर्य तत्व थे उससे मैं बड़ा हमेशा ही बहुत प्रभावित रही। उनका हस्तक अंग, उनका चिन्ह, उनकी नज़र, उनकी गर्दन, तो सबसे ऐसे लगता था कि ये पूरा कथक सामने खड़ा हो गया। उनके हर चीज़ में, हर इशारे में, हर खड़े होने के अंदाज में, तो वो हमेशा से ही मैं प्रभावित रही। जितना, हालांकि मैंने उनको कभी करीब से, तब तक कभी करीब से नहीं देखा था, स्टेज से ही उनका डांस देखा था। उनके पैर की आवाज़, घुंघरू की झनकार, ये सब, ये जो नादमय थे, उससे मैं हमेशा, मुझे लगा कि इसमें का छोटी छोटी एक बूंद भी मुझे आ जाए तो ऐसे लगेगा कि मैं कथक कुछ समझ पा रही हूँ। तो इस वजह से महाराज जी को 92 में हमने पूना में वर्कशॉप में बुलाया था। शायद वो उनकी पहली वर्कशॉप थी जब उनके शागिर्दों के अलावा सब लोग इकट्ठा हुए थे और ओपन वर्कशॉप थी।
तब की मैं बात क्या बताऊं चित्रा जी, ऐसे धातुकथ होंगे बताए महाराज जी कि पूरा एक धातुकथ होंगे में पूरे कथक का पूरा दर्शन, पूरा प्रभाव, पूरा पूरा मतलब जिसको निचोड़ उन्होंने बताया हो। तो फिर मैंने थोड़ा महाराज जी के पास ज़्यादा नहीं मगर वर्कशॉप्स में ऐसे वगैरह तालीम ली, मगर मैं उनके डांस से इतनी प्रभावित थी कि छोटी छोटी चीज़ भी मैं जहन में पकड़ के रखती थी। उस वक़्त तो कोई यूट्यूब, कोई महाराज जी का डांस देखने का कोई और तरीका नहीं था, तो मैं अपने अंदर सामान समेटने की कोशिश करती थी और जितना भी मेरे से हो सका मैंने सोचा कि मैं उतना अपनी झोली में थोड़ा समेट लूँ। और ऐसे करते करते मैंने जितना भी मेरे से हो सका मैं थोड़े प्रिंसिपल्स उनके अपने डांस से जोड़ पाई। और दूसरे बड़े गुरु थे जिनकी बात मैं करूँगी ज़रूर, मोहनराव जी कल्याणपुरकर जी, मगर उनके यहाँ भी मैंने कभी डायरेक्टली नहीं सीखा, खड़े होके सामने उनके मैंने कभी नहीं सीखा, मगर क्योंकि वो रोहिणी जी के गुरु थे उनकी तरफ से मुझे बहुत कुछ उनकी सोच मालूम हो गई। उनके अंग हस्तक तो रोहिणी जी सिखाती थी, उनके कॉम्पोजिशंस मालूम हो गए, मगर उनके घरानेदार हो नहीं होने के बावजूद उनके पूरा वो घरानेदार अंग हस्तक सब पूरा उनका सोचना भी वैसे ही था और इसको जोड़ के उसमें उनकी अपनी सोच थी। जैसे मैं एक उदाहरण आपको दूँ तो गंगा जमुना करके कॉम्पोजिशन मैंने सीखी थी, रोहिणी जी के द्वारा ही सीखी थी। तो उसमें 15 और 10 दो ताल थे, पंचम सवारी और झपताल, मगर उसका गठन ऐसे था कि 15 और 10 मतलब 15 के लिए 2 आवर्तन के कॉम्पोजिशंस और 10 के लिए 3 आवर्तन के, तो एलसीएम कहते हैं, वैसे करके उन्होंने ये, और 30 मात्रा का नगमा चलता था। तो ये ऐसी उनके दिमाग से कोई बातें आती थी। उस ज़माने की बात बता रही हूँ जब 4.5 मात्रा का पल्ला उन्होंने 3 तिहाई में बनाया था। तो नॉर्मली तो 5 का होता है, 4.5 का बनाया था। तो ऐसे उनके पास उनकी अपनी आइडियाज़, उनकी बुद्धि, अपनी संकल्पनाएं थी और वो अपने जो उनको अपने गुरुओं से मिली हुई विद्या थी उसके साथ वो उसको मुझे कहना चाहिए कि ऐसे जोड़ते थे कि पता ही नहीं चलता था, होमोजीनियस जिसको बोलते। तो ऐसे मोहनराव जी मुझे 1-2 चीज़ उन्होंने बताई, जैसे अंग स्ट्रेच करो, या तो ये उनका एक फेवरेट एक्सप्रेशन था कि देखो कथक मेजर्ड नहीं है, खुला है, वो फील करो अंदर से। तो ये सीख रोहिणी जी की भी थी कि फील करो, अपना होने तक उसको करो। ऐसे नहीं कि मैंने बता दिया आपने सीख लिया और हो गया, ऐसे नहीं, उस चीज़ को अपना बनाने तक मेहनत करो, चिंतन करो, सोचो। आखिर उनका कहना था कि आखिर तुम्हारे हाथ की लंबाई और मेरे हाथ की लंबाई एक नहीं है। तो ये बड़े गुरुओं का सहवास भाग्यवशात थोड़ा मगर मिला। और मैं और इनकी बात करूँगी तो पंडित लक्ष्मी महाराज जी के करूँगी। मैंने उनसे भी कभी डायरेक्टली नहीं सीखा, मगर उनकी सोच, उनका कथक का नज़रिया मुझे मालूम हुआ, क्योंकि रोहिणी जी उनको पूना में बहुत बार बुलाती थी। और महाराज जी का, लक्ष्मी महाराज जी का कहना था कि कथक, अगर कथा कहे सो कथक है, तो हर चीज़ में भाव तो होना ही चाहिए, स्टोरी होनी चाहिए, ठाठ हो या परण हो या परमेलू हो, और उसमें वो ऐसी कथा गूंद देते थे कि ऐसे लगता था कि वो कथा इसी बोल के लिए बनी है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे दूं आपको कि धताम धताम दग दग धुंतक थो,
इससे वो गिरिधर की धत्ताम बादल धत्ताम धत्ताम दग दग तक टिकट तक जैसे पानी भर रहा है, ऐसे लच्छू महाराज जी की सोच। तो इन लोग का बड़े, मैं सोचती हूँ इनके बड़े बड़े उपकार है कि मैंने उनका थोड़ा तो देख पाई, करीब से भी कभी देखा। और इन लोग बड़े दिलदार, ऐसे ही बता देते थे बातों को। मनोहर जी की बात बताऊं तो उन्होंने मुझे 5.25 मात्रा ऐसे ही बता दी थी, मैं बगल में बैठी थी। तो इस बड़े गुरुओं को देखने का सौभाग्य था, इसलिए थोड़ा कथक को समझ पाई। आपका एक अनूठा भूतपूर्व काम है कि आपने जो तबलीग व बखावज की अस्वीकृत और असहमत कह सकते हैं जो बंदिशें हैं उनको कथक के साथ जोड़ा, और साथ ही कई लयात्मक और संगीतात्मक संरचनाएं भी आपने की, तो जो कि अपने आप में ही एक अनूठा काम है। तो उसके पीछे का आपका जो भी विचार है, क्योंकि वो सभी कुछ आपकी संरचनाओं में नजर आता है, तो उसके पीछे का आपका विचार क्या रहा? बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि आपने ये मुझे पूछा, क्योंकि ये एक मैं मानती हूँ कथक डांसर की उपलब्धि है। मैंने जैसे बताया कि रोहिणी जी खुद बहुत म्यूज़िकल थे, उनके बाकायदा तालीम हुई थी। सुरेश जी तो म्यूजिशियन ही थे, उनकी वजह से मैंने बहुत म्यूजिशियनों को देखा करीब से। और मेरे क्लास में बहुत म्यूजिशियनों का आना जाना रहता था, जमघट रहता था। मुझे थोड़ा डर है कि कोई नाम मैं भूल जाऊं, मगर जैसे उस्ताद शाहिद जी है, उस्ताद शाहिद परवेज, पंडित सत्यशील देशपांडे है, या बड़े लोगों में, सीनियर लोगों में पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी, गिंडे साहब, इन लोग आते जाते रहे, बंदिशें सुनाई, बंदिशें दे दी, सिर्फ सुनाई नहीं, दे दी। और कायकेने साहब, इन्होंने कहा भी कि देखो नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो करके रखना, मैं देखूँगा। इतना हक से उन्होंने मुझे दे दिया बंदिशें। और गिंडे साहब का एक किस्सा बताती हूँ, बहुत बड़ा मज़ेदार है। कि गिंडे साहब कहते थे कि बहुत अखरना मत, मैं बिंदादीन अच्छन महाराज जी का शागिर्द हूँ। तो मैं अक्षर बात तो कोई करता नहीं, मगर चेहरे पे दिखाई देता है। तो कहने लगे, जब अच्छन महाराज जी आए थे लखनऊ में मनोहर जी का गंडा बांधने, तो इन सब लोग छोटे छोटे थे, गिंडे साहब, भट्ट साहब और भी कोई होंगे, विजय जोग साहब थे। मैरिज कॉलेज की बात है, लखनऊ के। तो अच्छन महाराज, अच्छन इतने मन से अच्छे, इसलिए उनका नाम अच्छन। तो अच्छन महाराज जी ऐसे थे कि उन्होंने सब बच्चों को गंडा बांधा। तो देखिए मतलब कैसे पुराने लोग, और कैसे, तो हमेशा मुझे गिंडे साहब ये बात सुनाते थे। और रतनचंद्र जी की जितनी भी बंदिशें हैं वो नृत्यानुकूल बहुत, उनका मैं एक बंदिशों का जिक्र शायद मैंने नहीं करना चाहिए, इन सभी लोगों की बंदिशें नृत्यानुकूल, बाय दैट आई मीन कि इमेजेस बनती थी, बाय दैट आई मीन कि लय का एक जो गहन उसमें बड़ी सुंदर थी, शब्द जो उसमें वो they would weave the words around लय, तो उसका एक बहुत अच्छा मेल जोल होता था जो मुझे नृत्य के लिए आकर्षित करता था। और इस वजह से म्यूजिक की समझ बढ़ी और खोजने का एक हमेशा इरादा रहा। तो अलग अलग बंदिशों पे काम किया। सितार में जैसे मैंने कहा शाहिद जी, तो सितार में क्या हो सकता है, वो सितार में लय को कैसे देखते हैं, ये बहुत करीब से देखने मिला। सत्यशील जी कुमार जी के शागिर्द, तो कुमार जी का सोच, उनका पर्सपेक्टिव समझ में आया। तो इस वजह से एक म्यूजिक की समृद्धि शुरू से मन में समा गई थी।
आहिस्ता आहिस्ता। इस वजह से वो अपने काम में भी थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्ट होता गया, सोचती रही। और मैं इसमें ये भी कहूँगी कि बाद में अब जाके पिछले 10-15 सालों में म्यूज़िक कंपोज़र्स के साथ काम किया तो टेक्निकल बातें भी बड़ी उन्होंने समझाई कि कैसे रिकॉर्डिंग करने में क्या लाइव से क्या अलग होता है, क्या करो तो रिकॉर्डिंग में वो बात आएगी जो आप लाइव की चाहते हो। तो इस वजह से भी म्यूज़िक का एक स्तर हमेशा अच्छा रहा। और सुरेश जी खुद बड़े पर्टिकुलर थे कि यूँ ही होना चाहिए। और रोहिणी जी का म्यूज़िक तो आप जानते ही हो, उनके हर कॉम्पोजिशन में म्यूज़िक का एक बड़ी अहमियत भी रही और एक अच्छा दर्जा भी रहा। तो वही गुरुओं की वजह से मेरे पास, जैसे कहते हैं आता सीप होता है, कहते वैसे। बड़ा भारी आकुल ब्रज व्याकुल नर नारी, धाय न बुधाए महतारी, रोई पुकार राधा सखी प्यारी। कुछ और प्रश्नों और उनके जवाबों के साथ हम शमा ताई के साथ एक बार फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।